दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की रणनीतियों को लेकर। विधानसभा चुनाव की तैयारी को ले जिस तरह की रणनीतियां प्रशांत किशोर अपना रहे हैं, उसकी कई तरह से चर्चाएं हो रही है। राजनीतिक स्तर से लेकर सामाजिक क्षेत्रों में भी अलग अलग तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। इस बीच यह भी चर्चा हो रही है कि जनसुराज पार्टी में शामिल होने वाले कौन कौन प्रमुख नेता हैं, विधानसभा चुनाव में वे कितने प्रभावशाली साबित होंगे। चर्चा यह भी हो रही है कि आयातित नेताओं के भरोसे लालू नीतीश से किस हद तक प्रशांत किशोर मुकाबला कर पाएंगे। दोस्तों, जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर जिस 35 वर्षों के शासनकाल को टारगेट कर प्रमुखता से लालू और नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, उस शासनकाल में कम व बेश भूमिका निभाने वाले नेताओं को ही पीके ने अपना प्रमुख चेहरा बना लिया है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्रशांत किशोर आयातित नेताओं, यानी आयातित का मतलब होता है जो बाहर से आए हैं, किसी दूसरे दल से आए हैं, ठीक है, तो आयातित नेताओं की फौज से ही बिहार की वर्तमान राजनीतिक हालात के विरुद्ध खड़े होकर शर्तिया नए युग का सूत्रपात करेंगे। यह सवाल प्रशांत किशोर की नीतियों के आगे आगे चल रहे हैं। दोस्तों, हम आपको पहले बताएंगे कि वे कौन कौन प्रमुख चेहरे जनसुराज में जुड़े हैं जो किसी दूसरे दल से आए हैं, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में ये कितने प्रभावी होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए पहले उन नेताओं की हम चर्चा कर लेते हैं। पहला नाम पवन वर्मा का है। पवन वर्मा से आप वाकिफ हैं, कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे, राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाए गए थे। कहा जाता था कि सीएम नीतीश कुमार के सलाहकार के रूप में इनका कद काफी बड़ा जब थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर के साथ में 2020 में इन्होंने जेडीयू छोड़ दिया, ठीक है, अब पीके के साथ चल रहे हैं। दूसरा नाम देवेंद्र यादव का है। दोस्तों, अपने जीवन काल में राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहने वाले देवेंद्र प्रसाद यादव पीके की पार्टी में अभी एक कद्दावर नेता के रूप में है। समाजवादी नेता कहे जाते हैं। पहली बार वे 1977 में एमएलए बने थे। 1989 में झंझारपुर से जनता दल की टिकट से एमपी बने थे। फिर 5 बार 1991 व 1996 में जनता दल की टिकट पर एमपी बने। फिर
1999 में जेडीयू व वर्ष 2004 में आरजेडी से एमपी बने थे। 1996 में श्री यादव केंद्रीय मंत्री रहे। उस दौरान लालू यादव से किसी बात को ले नाराजगी हुई और पद छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया, जिसका बाद में उन्होंने आरजेडी में विलय कर दिया। कुछ समय आरजेडी रहे और फिर मन डोला तो सपा के हो गए, यानी मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। ठीक है, उसके बाद फिर पाला बदले और जेडीयू की राजनीति में सक्रिय हो गए। अभी जेडीयू छोड़ प्रशांत किशोर के साथ। ठीक है, तीसरा नाम मुनाजिर हसन का है। राजद व जेडीयू की ये राजनीति कर चुके हैं। 1995 में ये आरजेडी की टिकट पर मुंगेर से एमएलए बने थे। 2009 तक ये एमएलए रहे, मंत्री भी रहे। नीतीश कुमार के कार्यकाल में ये भवन निर्माण मंत्री रहे। 2014 के चुनाव में जेडीयू की टिकट पर ये सांसद निर्वाचित हुए थे। 2023 में इन्होंने जेडीयू को अलविदा कर दिया और अभी प्रशांत किशोर की टीम में है और एक प्रमुख चेहरा बताया जा रहा है। ठीक है, तीसरा नाम रामबली चंद्रवंशी। दोस्तों, प्रोफेसर से राजनेता बने चंद्रवंशी को नेता बनाने का श्रेय लालू प्रसाद यादव को जाता है। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें आरजेडी अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2020 में ये एमएलसी बनाए गए थे, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द हो गई। आरोप था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व लालू यादव के प्रति नकारात्मक टिप्पणी की है। हालांकि इन्होंने आरोप को झूठा बताया था। इसके अलावा भी कुछ और नए चेहरे हैं, जिसमें जागृति ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर ने भी पीके का दामन थाम लिया है। इन प्रशांत किशोर की टीम में चली गई है। इसके अलावा एक और चेहरा प्रियंका का भी है। प्रियंका मंगनीलाल मंडल की बेटी है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मंगनीलाल मंडल चर्चित नेता रहे हैं, लालू और नीतीश के साथ काम कर चुके। ठीक है दोस्तों, ये चेहरे हुए प्रशांत किशोर की पार्टी के, जिनका नाम हमने आपके सामने रख दिया। अब इनके बारे में क्या विश्लेषक बता रहे हैं, क्या राय है विश्लेषकों की, यह भी जानना जरूरी है। दोस्तों, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, जो सियासी गलियारों से बातें छन कर आ रही है, उसके अनुसार अन्य दलों से जो भी चेहरे आए हैं वे सभी उतने प्रभावशाली अब नहीं रह गए जितने उस दौर में थे। कुछ विश्लेषक तो इन्हें बुझे हुए कारतूस के मानंद भी बता रहे हैं। कुछ विशेष की संभावना इनमें नजर नहीं आ रही। अगर नए चेहरे होते तो ऊर्जावान होते, जैसे जागृति या प्रियंका या कोई और, ये सभी ऊर्जावान हैं और कुछ बेहतर कर सकते हैं। कुछ विश्लेषक दिल्ली, असम व पंजाब में हुए चुनाव
व सत्ता परिवर्तन की याद दिला रहे हैं कि वहां सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ। तो यह साफ है, सभी नए व नवीन चेहरे थे। कोई पुराने लीडर या किसी पुराने पार्टी के नहीं थे। जिसको ले सत्ता परिवर्तन हुआ और बसों से पैर जमाई पार्टियों को परास्त होना पड़ा, यानी शिकस्त होना पड़ा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे सारी बात। आप भी अपना कमेंट हमें भेज सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।